Okay, so hello everyone. Hey, we're gonna talk about the newly released web series called Secret Invasion. इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल चुका हूं और आज बारी है इसके सेकंड एपिसोड की। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वक्त दिखाया जाता है 1995 यानी कि कैप्टन मार्वल का वक्त, जब निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने करीब मुट्ठी भर 20 स्क्रल्स की जान बचाकर उन्हें इस धरती पर रहने की इजाजत दे दी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ से 2 साल आगे 1997 ब्रिंगस्टन लंदन में। यहाँ हम टालोस की वाइफ सोरेन को देख पाते हैं और इसी के साथ उसकी बेटी गिया को भी देख पाते हैं। इस वक्त ये लोग इंसानों के साथ घुल मिल कर रहने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि अभी तक इन्हें खुद के रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। और निक फ्यूरी इन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ कर निकाल लूंगा, मगर तब तक आप लोगों को इंसानों की तरह बनकर उन्हीं के बीच घुल मिल कर रहना होगा। और यहाँ हम पहली बार ग्रेविक को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी जान बचाकर एक स्पेसशिप को अकेला चलाकर क्री राज्य से आया था। अब जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 नहीं देखी है तो उसे क्री राज्य समझ में नहीं आएगा। खैर, मार्वल के फैंस हो तो ऑलरेडी सारी चीजें देख ही रखी होगी, तो ज्यादा डीप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टालोस, जो कि निक फ्यूरी को अपना दोस्त, भाई, यार सब कुछ मानता था, वो अपने लोगों को निक फ्यूरी पर विश्वास करने के लिए कहता है, लेकिन हम ग्रेविक की आंखों में एक बदले की आग देख पाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहाँ मॉस्को शहर में यूनिटी डे के वक्त पर ग्रेविक ने 3 बड़े बड़े बम विस्फोट किए थे और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मगर अच्छी बात ये थी कि उन 3 स्क्रल्स में से 2 स्क्रल्स पकड़े जाते हैं जिन्होंने बॉम्ब विस्फोट किए थे। सीआईए उन्हें पकड़ कर ले जाती है, लेकिन ग्रेविक और गिया वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद शो का इंट्रो आता है और हम देख पाते हैं कि टालोस ने अपना रूप बदलकर निक फ्यूरी को एक ट्रेन में मॉस्को से लंदन पहुंचाने का इंतजाम कर लिया था। अब यहाँ पर एक काफी छोटी सी लेकिन फनी कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर निक फ्यूरी टालोस को बताता है कि बचपन में मैं और मेरी मॉम ऐसे ही ट्रेन्स में सफर किया करते थे। उस वक्त हम ब्लैक्स का इन व्हाइट्स के अंदर ट्रेवल करना इतना आसान नहीं था। इनफैक्ट हमें तो कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, तो मेरी मॉम एक शू बॉक्स के अंदर कुछ प्लम केक्स, चिकन और इसी के साथ कुछ कप केक्स दे देती थी। और फिर हम एक खेल खेला करते थे जिसका नाम था मुझे वो बताओ जो अभी तक नहीं बताया। उस वक्त निक फ्यूरी की एक दोस्त हुआ करती थी जो कि आपस में डॉक्टर डॉक्टर खेला करते थे। तो उसकी मॉम ने जब निक से पूछा कि मुझे वो बताओ जो मुझे अभी तक नहीं पता, तो निक अपनी मॉम को जवाब देता है कि कुछ ही दिन पहले एक गंजी बिल्ली और एक लाल कुत्ता देखा। अब अगर आप होशियार हो तो समझ जाओगे कि ये डबल मीनिंग है। अब आते हैं इस कॉन्वर्सेशन के मेन पॉइंट पर, जहां निक फ्यूरी का टालोस से पूछना था कि मुझे वो बताओ जो मुझे अभी तक नहीं पता, जिस पर टालोस कहता है कि इस वक्त इस धरती पर करीब लाखों की तादाद में स्क्रल्स शामिल हैं और उनमें से आधे से ज्यादा ग्रेविक के साथ हाथ मिला चुके हैं, जो कि अब इंसानों को खत्म करके इस धरती पर अपनी नई नस्ल बसाना चाहते हैं। ये बात पहले निक फ्यूरी को नहीं पता थी कि स्क्रल्स की आबादी अब लाखों में पहुंच चुकी है। उसे तो अब तक ये लग रहा था कि कुछ मुट्ठी भर ही होंगे जिनका साथ देकर घुल मिलकर रहा जा सकता है। इन्हीं बातों के चलते दोनों में ही लड़ाई हो जाती है और निक फ्यूरी वहीं से उतर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लंदन में और हम यहाँ देख पाते हैं कि मारिया हिल को एक शहीद की तरह श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वक्त उनकी मॉम भी वहाँ पर मौजूद थी। वो आकर निक से पूछती है कि आखिर मारिया के साथ हुआ क्या। निक ये कहना चाहते थे कि वो इतना जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जोर डालने पर निक को बताना ही पड़ता है कि स्क्रल्स जो कि मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी जान बचाने के लिए मारिया ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है उसने जरूर अपनी जान किसी मकसद के चलते दी होगी, उसकी जान को जाया मत जाने देना निक। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। टीवी न्यूज पर दिखाया जाता है कि अमेरिका ने रशिया पर बम धमाके करवाए। वो एक बड़ी जंग चाहता है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का भी हाथ हो। तो जब तक सही सूत्रों से असली बातचीत का पता न चले हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वहीं रात को गिया और इसी के साथ ग्रेविक पहुंच जाते हैं एक काउंसिल मीटिंग में। यहाँ पर बड़े बड़े शहरों के प्रेसिडेंट और सीएम पीएम मौजूद थे और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सभी बड़े ओहदे के लोग स्क्रल्स ही थे। ग्रेविक अपनी स्क्रल भाषा में उन सभी को कहता है कि अगर तुम ऊंचे पद पर बैठे हो और अगर सर छुपाकर जीना नहीं चाहते तो मेरा साथ दो। इस बड़ी जंग में मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। मगर कुछ ऐसे स्क्रल्स भी थे जो कि ये जानते थे कि इंसान इतने बुरे नहीं, इसलिए उनमें से एक ग्रेविक के साथ हाथ नहीं मिलाती और सीधा जाकर टालोस को कॉल कर देती है। टालोस उसे कहता है कि बस मेरी और ग्रेविक की एक पर्सनल मीटिंग करवाओ, मुझे इससे 1 to 1 बात करनी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस रेडियो एक्टिव प्लेस पर जहाँ इस वक्त गिया और ग्रेविक पहुंच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद वहाँ के सभी लोग ग्रेविक को चीयर कर रहे थे, क्योंकि इन धमाकों से इंसानों की जाने गई थी। और ये सब देखकर वहाँ मौजूद स्क्रल्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अब लास्ट एपिसोड में व्यूअर्स ने ये बात तो पता कर ली थी कि गिया के मन में ग्रेविक के प्रति घृणा जाग चुकी है, क्योंकि सोरेन उसकी मॉम का कातिल ग्रेविक ही था और वो अब अपने पिता का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसलिए वो ग्रेविक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। चुपके से ग्रेविक
ग्राविक एक बायोकेमिकल लैब में जाता है। उसका पीछा करते करते जब गिया भी वहाँ पहुंचती है तो देख पाती है कि ये लोग हमारे यानी कि स्क्रल्स की डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ करके एक बड़ा और भयंकर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है इस वक्त नहीं दिखाया जाता। और अब जैसा कि एक रात पहले काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो यहाँ पर बड़े बड़े देशों दुनिया के सभी प्रेसिडेंट मौजूद थे जो कि जेम्स रूड पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम निक फ्यूरी को जानते हो और तुमने उसे हमसे छिपा कर रखा है। आखिर निक यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि हमने तो उसे स्पेस में सेबर के अंदर काम करने के लिए भेज दिया था, तो आखिर वो यहाँ पर कैसे आया। जिस पर रोडी का कहना था हो सकता है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए आया हो, और वैसे भी ये मुद्दे इतने बड़े हैं कि मैं तुम्हारे बीच में बातचीत करके इनका खुलासा नहीं करना चाहता, तो बेहतर यही रहेगा कि इस काउंसिल मीटिंग को अभी यहीं पर रद्द कर दिया जाए। लेकिन फिर भी इतने सारे देशों दुनिया के बड़े लोग बैठे थे, तो वो रोडी को कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके निक फ्यूरी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मंजूर करवाना होगा। हालांकि रोडी को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो अपना सूट पहनकर एक एक को धूल में उड़ा दे, क्योंकि निक उसका पुराना दोस्त था और वो उसके खिलाफ कभी जा नहीं सकता था, लेकिन अब मजबूरी में करे भी तो क्या। जिसके बाद वो उस मीटिंग को खत्म करके जैसे ही बाहर निकलता है तभी निक फ्यूरी जो कि उस पर पहले से ही नजर बनाए रखा था वो उसे कॉल करके बताता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इन दोनों की एक सेपरेट मीटिंग होती है जहाँ पर निक रोडी से कहता है कि मुश्किलों का वक्त शुरू हो चुका है, स्क्रल्स और इंसानों के बीच में जंग शुरू होने वाली है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस पर रोडी का कहना था कि देखो तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे सबूत आ चुके हैं और अब तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जिस पर निक कहता है कि हम दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे और आज जिस पोजीशन पर तुम बैठे हो उसे मैंने ही दिलवाया है और आज तुम मुझे ही कह रहे हो कि मुझे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जिस पर रोडी कहता है कि देखो ये बात पॉलिटिकल हो चुकी है, हम दोस्त पहले भी थे और आज भी हैं, मगर मुझे ये कदम उठाना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बात बद से बदतर हो सकती है। लेकिन निक उसे धमकी देकर के जाता है कि मैं निक फ्यूरी हूँ और मैं इंसान और स्क्रल्स के बीच एक बड़ी जंग नहीं होने दे सकता, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। मगर रास्ते में जाते वक्त हम निक की खराब हालत को देख पाते हैं, यानी कि लड़खड़ा कर चलना और ऊपर से बात बात में सर में दर्द होना। अब इनके रीजंस क्या हैं वो तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है सोनिया पर, जो कि इस वक्त पहुंची होती है एक बुचर शॉप में, और ये बुचर शॉप सीआईए का एक ऐसा अड्डा होता है जहां पर दुश्मनों से सच उगलवाया जाता है। अब जैसा कि मॉस्को में हुए धमाकों में 2 लोगों को पकड़ा गया था, तो उनमें से एक से ये पूछताछ करी जा रही थी कि आखिर तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हें बॉम्ब विस्फोट करने का आदेश किसने दिया, और इसी के साथ तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मगर उस स्क्रल को बहुत ज्यादा मारपीट करने के बाद में भी वो सच नहीं बता रहा था। तभी सोनिया कहती है कि अब तुम सब लोगों के बाहर जाने का वक्त आ चुका है और अब इससे मैं पूछताछ करूंगी। इसके बाद वो उसे एक हाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इंजेक्शन लगाती है जिससे कि उस स्क्रल का खून खौलने लगता है, और इसी के साथ वो उसकी एक उंगली भी काट देती है ताकि ये तो पुष्टि हो सके कि वो इंसान नहीं बल्कि एक स्क्रल ही है। और जैसे ही उस इंजेक्शन का असर होने लगता है वो फटाफट से सच बताने लगता है और कहता है कि ग्राविक के पास में 2 इंसान है जिन्हें की डॉक्टर कहा जाता है और उनकी मदद से वो एक बायोकेमिकल वेपन बना रहा है। मीनवाइल रेडियो एक्टिव प्लेस पर हम गिया को भी देख पाते हैं जो कि कंप्यूटर में उन सभी इंफॉर्मेशंस को देख लेती है जिन पर ग्राविक काम कर रहा था। अगेन सीन शिफ्ट होता है उस बहरूपिये पर। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, खून पूरा फेस तक आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो फटकर मरने ही वाला हो। इसी बीच हम देख पाते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए ग्राविक अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच चुका था उसी बुचर शॉप में। और अब एज यूजुअल मार्वल की मूवी है तो थोड़ी छोटी मोटी फाइट तो होगी ही, क्योंकि बिना फाइट के हम मार्वल फैंस को मजा नहीं आता। अब हालांकि यहाँ पर खाली गन शॉट और कुछ मुक्के लात के साथ ही बातचीत होती है, मगर हाँ अब सीक्रेट इन्विजन है, निक फ्यूरी ही खाली सुपर हीरो है तो ऐसी ही फाइट देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर फाइट ज्यादा सेटिस्फाइंग तो नहीं थी। तो सीधा आते हैं कंक्लूजन पर। ग्राविक कैसे भी करके अपने उस बहरूपिये दोस्त को बचा लेता है और वहां से गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने लगता है। तभी वो नोटिस कर पाता है कि इससे तो हाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इंजेक्शन दिया हुआ है, तो वो समझ गया था कि जरूर इसने हमारी असलियत या फिर हमारी कुछ सच्चाइयां सीआईए तक पहुंचा दी है। वो उसे पूछता है कि तुमने आखिर उन्हें क्या बताया, जिस पर वो बंदा बताता है कि मैंने तो उन्हें सिर्फ झूठ बताया। लेकिन ग्राविक जान गया था कि ये अब हमारे लिए एक खतरा बन सकता है, इसलिए रास्ते में आगे जाते वक्त जंगल में एक जगह गाड़ी रोककर वो उसे गन से शूट करवा देता है और फिर ये टीम अगेन अपनी रेडियो एक्टिव प्लेस पर पहुंच जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर निक फ्यूरी जी निकालते हैं अपनी डिफेंडर और उसे लेकर निकल पड़ते हैं अपने एक सीक्रेट हाइड आउट पर, जहाँ पर हम एक स्क्रल को खाना बनाते हुए देख पाते हैं। और जब निक फ्यूरी घर में आते हैं तो वो औरत अपना रूप इंसानी रूप में बदल देती है और कहती है कि तुम एक चीज भूल गए, अपनी रिंग पहनना। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि निक फ्यूरी ने एक स्क्रल के साथ शादी कर ली थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसका 3rd एपिसोड भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।